Assalamu alaikum students. Hope you're fine and preparing well for your exam. Uh, P3 is after a couple of days, and we must have done with the topics, and this is the time to even revise the past paper questions, right? We must have done most of the past paper questions. The purpose of this video is to give you an exposure of a variety of questions, how to deal with them, right? There are questions from network topic, there are questions from Boolean algebra, questions from artificial intelligence, and so on. So let's go through a few questions. Now, this is the second video of this series, B3 second video. Tomorrow will be third and then fourth videos. Okay, I'm going to share my screen. This is a question, typical one, that is usually asked on K-map topic. Complete the Boolean expression that corresponds to the following truth table. Okay. First, we have to complete the expression, and this expression always shows sum of product. Sum of product means this is a product. Example of one product. Product वही होता है जो multiply होता है इसकी. A naught into B into C. A not means A is 0. B और C पे not नहीं है, इसका मतलब वो zeros नहीं है, they are 1. तो इसको दिस इज प्रोडक्ट. अब सम का मतलब है कि जो बाकी प्रोडक्ट्स होंगी इस तरह की, उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे, सम. ठीक है, और प्लस का साइन आपको पता है और कुछ शो करता है. मल्टीप्लिकेशन ऐड को शो करता है, प्लस का साइन और कुछ शो करता है. दिस इज अ फाइनल आउटपुट एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये है आपने देखना है कि कितने आउटपुट्स हैं जो 1 जिनका रिजल्ट है. देयर आर 3 ऑफ देम, 1 2 and 3. तीनों 1 है, बाकी जीरोस हैं, जीरोस को इग्नोर कर देंगे. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज कंसिडर द कॉम्बिनेशंस और द इनपुट्स दैट हैव आउटपुट 1. ये 1 है. अब देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है. ए देखिए नॉट है, ए मीन 0, ये 1 and 1, 0 1 1. यहाँ पे 0 1 1 कॉम्बिनेशन देखिए कौन से, 0 1 1, ये वाला, इसका 1. बाकी दो 1s हैं, हमने ये दो कॉम्बिनेशन लिखी, दिस वन एंड दिस वन. A is 1, B is 1 and C is 0. 0 के साथ नॉट अप्लाई कर देंगे, A और B के साथ सिंपल वेरिएबल लिखेंगे. लिखेंगे प्लस, बिकॉज इज सम ऑफ प्रोडक्ट, प्लस A डॉट B डॉट C बार. C के ऊपर बार लिखेंगे, ओवर बार, क्योंकि C 0 है, ये वाला. ठीक है, प्लस लास्ट एक्सप्रेशन ये वाला है, क्योंकि आउटपुट 1 इसका है ना, तो तीनों 1 है. A डॉट B डॉट C. That's it. ये दो एक्सप्रेशन आपने लिखे और आपके दो नंबर इसके. Right, the part to the right of the equal sign is known as sum of product. ठीक है, जो sum product हो गया. The complete the K-map K-map for the truth table given in part A. इसका आपने K-map complete करना है. K-map क्या होता है? 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनके 8 कॉम्बिनेशंस में लिखे. These are 8 combinations, 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका रिजल्ट आपको. How to deal with this? Look, इन्होंने ऑलरेडी ये दिए हुए दो वेरिएबल्स ऊपर दिए, एक नीचे दिए. जब ऊपर दो वेरिएबल्स दिए तो उनकी कॉम्बिनेशन होंगे 4. नीचे सिंगल है तो इसका मतलब सिंगल के दो ही ऑप्शंस हैं, 1 and 2. ठीक है, ये 0 and 1. अब आपने ये करना है, ये इनके ग्रे कोड्स हैं. कॉम्बिनेशन में 0 0 0 1. ज़ाहिर है अगर दो इनपुट्स होंगे ना तो उनकी यही कॉम्बिनेशन होंगे, जैसे आपने P1 में किया. P1 में लॉजिक गेट्स है ना, उसमें भी इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते थे. 0 0 0 1, ये थोड़ा सा चेंज हो गया आपस में, देखिए स्वैप हो गई. 1 0 should have been here and 1 1 at the end. यहाँ पे ये चेंज हो जाता है. उसकी एक रीजन है, you don't need to know that reason actually. It doesn't have anything to do with the exam paper. बट वैसे उसकी लॉजिकली उसकी रीजन है कि आपका जो, जब आप इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, एक्चुअली द पर्पस ऑफ यूजिंग K-map इज टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई करते हैं तो ये लास्ट को स्वैप करने से आपका नंबर ज्यादा सिंप्लीफाई होता है, आपका जो एक्सप्रेशन है वो ज्यादा सिंप्लीफाई होता है. ठीक है, ये रीजन इसके. अदरवाइज यहाँ पे 1 0 होता है, ये 1 1 यहाँ पे होता है नॉर्मली जैसे होता है.
एनीवे ये 0 एंड 1 सी के ज़ाहिर है दो ही पॉसिबिलिटी है, सिंगल इनपुट है तो या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसकी चार हमारे पास ऑप्शन है क्योंकि ये दो इनपुट है। अब आपने यहाँ पे एक रिकॉर्ड the K-map can be used to simplify the function in part A। अच्छा, आप कंप्लीट करना है के मैप कैसे? आप देखिए, एक तो कंप्लीट करने का तरीका ये है कि ये आप इनका जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे लिखें। ऊपर ए बी ने पहले ऊपर देखेंगे, पहले कॉलम देखेंगे फिर रो देखेंगे। 0 0 और ये 0 तीनों इंटरसेक्ट और यहाँ पे लिखिए 0 0 0 0 0। यहाँ पे क्या लिखना है? पहले ऊपर देखेंगे ए बी की वैल्यू 0 1 और यहाँ से 0 आ गई 0 1 0 1 1 0 1 0 0 एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है, ये तो ग्रे कोड्स आप लिख रहे हैं। सेकेंडली इनमें अब सिग्निफिकेंट ये क्या होता है, देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट उन्हीं को कंसिडर करता है, उन कॉम्बिनेशंस को जिनका रिजल्ट 1 होता है। ठीक है, तो 0 1 1 ये 1 होता है। यहाँ पे 0 1 1 कहाँ आता है? 0 1 एंड दिस 1 यहाँ आएगा 0 1 1। उसका तरीका होता है कि आप ग्रे कोड करें लिखने सारे, जहाँ पे आपको 0 1 1 नजर आए उसको 1 कर दिए, दैट विल बी यूज्ड इन लूप। दूसरा क्या है जी? ये वाला 1 1 0 1 1 0 कहाँ आता है? 1 1 एंड 0 ये 0 ये वाला आ गया। एक 0 1 1 था, यहाँ पे 1 1 0 और तीसरा ऑल वंस, ये सारे वंस 1 1 ये देखिए 1 1 और ये भी 1 आ गया। यहाँ पे इंटरसेक्शन है आएगा ऑल वंस। तो आपका ये वाला और ये तीन आपके यूज हुए, तीन सेट्स। अब आपने लूप ड्रॉ करने, लूप ड्रॉ करने के रूल्स आपको पता है। लूप्स कैन बी ड्रॉन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और बोथ, एंड सेल्स कैन बी ओवरलैप्ड। ये देखिए ये दो ये हो गए और एक ये, तीन है ना एक्सप्रेशन। ये वर्टिकल बन गया एक और ये आपका हॉरिजॉन्टल बन गया। दोनों में ये वाला कॉमन है, ओवरलैप कर रहा है, दैट इज अलाउड। ठीक है, यहाँ पे बना दे। थर्ड पार्ट, यूजिंग योर आंसर टू पार्ट बी टू राइट द सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट बूलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए ये आपके जब बन गए, ये तीन बन गए, आपने इनका फाइनल आंसर लिखना है। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन क्या होगा? देखिए इनिशियली हमारा एक्सप्रेशन था ये वाला और दो और मिलके, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा क्या बनेगा? मैं उसका तरीका मैं यहाँ पे वर्ड फाइल में सी। आपने क्या करना है, आपके जितने लूप्स बने हैं पहले उनको लिखना है। दो लूप्स है ना, एक ऐसे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। दोनों दफा ए बी सी दो दफा आप लिखिए। ये आपका। अब आप किसी एक को ले लीजिए, पहले वर्टिकल को ले लेते हैं, ये वाला। इसमें कौन से आपके ग्रे कोड्स हैं? 1 1 एंड 0। पहले ए बी आएगा ना, फिर सी आएगा। ए बी के 1 1 और इसका 0, तो 1 1 0 इसका आप लिख लें 1 1 0। ठीक है। अच्छा, इसी का सेकेंड आप पार्ट ये वाला 1 1 1 क्या कहोगे? अब आप हॉरिजॉन्टल देख लें, ये वाला और ये वाला दो सेट है। इसका है 0 1 1 और इसका वही 1 1 1 फिर से दोबारा आ गया ट्रिपल 1। ठीक है जी, इसका हम आंसर अभी। अब आप देखिए, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। इसमें 1 और 1 दे आर कंसिस्टेंट। जो वेरिएबल कंसिस्टेंट होता है उसको आप लिख लें, ए इज कंसिस्टेंट, क्योंकि पहले भी उसकी वैल्यू 1 थी फिर भी 1 है, वो चेंज नहीं हुई। इससे आपने एक ही वैल्यू। बीज वैल्यू इज ऑल्सो अनचेंज्ड, 1 1 दोनों सेम, तो बी को भी आप लिख लेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं। सी की वैल्यू पहले 0 थी फिर 1 है, दिस हैज बीन चेंज, तो सी को आप इग्नोर करेंगे, इसको नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अब ये देखें, ए की वैल्यू पहले 0 थी फिर 1 हो गई, नो ये चेंज हो गई, कंसिस्टेंट नहीं है, हम इसको नहीं लिखते। बी और सी की वैल्यू कंसिस्टेंट है, तो राइट बी एंड सी। अब ये चूंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है
ये तो प्रोडक्ट्स हो गई ए डॉट बी, आपकी मर्जी है डॉट लिखिए ना लिखिए, ऑप्शनल होता है, नहीं भी लिखते तो उसको मतलब डॉट इनके दरमियान में है। एनीवे अगर लिख भी देते हैं तो इसके दरमियान में आपका प्लस आएगा, क्योंकि आपने सम ऑफ प्रोडक्ट शो करना है। These are products. Okay, these two are products, and this is sum. So sum of these two products. Sum दरमियान में आता है। इसका आंसर आ गया ए बी प्लस बी से। ठीक है। Now it seems that it can be further simplified, but you don't have to, क्योंकि के मैप जब हम यूज करते हैं तो आपने बस जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो करना है, फिर आपने मैनुअली उसको सिंप्लीफाई नहीं करना। तो बुलियन लॉज अप्लाई करते थे वो नहीं करते। ये आपका क्वेश्चन हो गया। Next is a student writes a program in a high-level programming language. Compiler translates the program into machine code. Right. The compilation process has a number of stages. The output of the lexical analysis stage forms the input to the next stage. Achha, there are actually 5 stages through which this process goes. First is lexical analysis. ये lexical analysis आपका इसमें आपका जो source code है that is converted to tokens and your code is little bit simplified. अपने corresponding tokens में convert होता है, आपके जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो रिमूव होती हैं, डुप्लीकेट कमांड्स रिमूव होती हैं, आपके कमेंट्स रिमूव होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसका जो लेक्सिकल एनालिसिस है अगली क्या स्टेज है, आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस। नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट इज लेक्सिकल एनालिसिस, देन सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक चेक्स, and fourth is code generation and fifth is code optimization. ये 5 स्टेजेस हैं, आपने सेकंड लिखनी है जो लेक्सिकल के बाद आती है, दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है। स्टेट 2 टास्क्स दैट अकर एट दिस स्टेज। सिंटैक्स में क्या, सिंटैक्स के अंदर सिमेंटिक भी होता है, यानी इट चेक्स द डेटा फॉर एरर्स। इफ देयर इज एनी एरर इन द सिंटैक्स ऑफ द कोड देन इट इज मेंशन्ड। सेकेंडली, it identifies all the keywords, variables and values differently. उन सबको आइडेंटिफाई करता है कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कमांड है, ये वैल्यू है, उन सबको अलग अलग। The program uses pseudocode in place of a real high level language. Okay. There are a number of reasons for performing optimization. One reason is to produce code that minimizes the amount of memory used. आपकी मेमोरी को कम यूज करना, लाइक वी हैव टू यूज लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जैसे आपने पेपर 2 में किया था कि जितना कोड आपका छोटा होगा उतना ज्यादा वो एफिशिएंट होगा। राइट। तो आप वही काम यहाँ पे करेंगे। स्टेट अनदर रीजन फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कोड। एक रीजन तो है कि कोड आपका मिनिमाइज हो जाता है ताकि वो मेमोरी कम यूज हो। सेकेंडली, इट रन्स फास्टर, isn't it? Right? It runs faster than an unoptimized code. Execution जल्दी होती है। सी बात। The following statement assigns an expression to the variable a. Okay, variable a के लिए expression ही सारा हो गया। Suggest what a compiler could do to optimize the following expression. अभी expression बड़ा है, unnecessarily बड़ा है ना ये वाला। a तो ठीक है, a को वैल्यू मिल रही है, तो b plus 2 into 6। कंपाइलर इसको कैसे कोशिश करेगा कि ऑप्टिमाइज करे, यानी कोड को थोड़ा सा छोटा करे, एक्सप्रेशन को छोटा करे। अब देखिए b+2 करके आप एक और वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग टू दीज टू ऑपरेंड्स, ये जो वेरिएबल्स और वैल्यू है, एंड दिस साइन, तो वी कैन असाइन अ थर्ड वेरिएबल। b+2 करके आप अगर x लिख देंगे तो यहाँ पे आप x को रेफर कर सकते हैं। एक और इसका रेलेवेंट सोल्यूशन ये देखिए 2 into 6, why do you write them separately? Why don't we write its product? Right? 2 into 6 12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, वो उसको सिंप्लीफाई करके 12 कर देगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 digits and a sign between them, you write just a number। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 12 कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल। d by d lines of code are to be compiled। अब ये कंपाइल होने चाहिए। x है a plus b, y is a plus b plus c। इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, a और b को ऐड करें तो x हो जाता है और y में a plus b plus c।
आपको क्या लगता है इनमें हमें क्या चेंज करना चाहिए? Look, a plus b, this has already been stored in variable x. So why to write a and b separate, a plus b separately? इनको दोनों का एडिशन तो x में आ गया, तो यहाँ पे आप a plus b लिखने की बजाय x लिख सकते हैं, राइट? आप x को रेफर करें, x has the same value as the combination of a and b, तो आप यहाँ पे x लिखें, आपका कोड छोटा हो जाएगा, x plus c, ये y में वैल्यू आ गई, ठीक है? ये तो आपका होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज में भी आपसे वो ऑप्टिमाइजेशन पूछ रहा है। Following the syntax analysis stage, object code is generated. The equivalent code in assembly language is shown below. अब ये इसकी ही कोड assembly language में कैसे आ रहा है, और यहाँ पे देखिए रेपिटेशन हो रही है, तो फिर उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे। Suggest what a compiler could do to optimize the code. अब आपने इसको समझाना है, ये वाला कोड दोबारा नहीं लिखना, ये लो लेवल लैंग्वेज है, assembly language। आपने देख रहे हैं क्या चीज़ सरप्लस लिखी हुई है। लोग सबसे पहले अब आपको इसका आइडिया होना चाहिए। ये आपका पेपर 1 में भी था, पेपर 3 में भी है और पेपर 4 में भी है, ठीक है? तो असेंबली लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी यहाँ पे भी आती है, लेकिन इसमें नई चीज़ कोई नहीं। ये लिखा हुआ है LDD 436 इज द एड्रेस। LDD के बाद हमेशा एड्रेस आता है, लोड डायरेक्टली। LDD स्टैंड्स फॉर लोड डायरेक्टली। डायरेक्टली मीन्स इसका जो एड्रेसिंग मोड है वो डायरेक्ट है। आपको पता है 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंडेक्स, इमीडिएट एंड रिलेटिव। ठीक है, डायरेक्ट है, इसका मतलब डायरेक्टली गो टू दिस एड्रेस एंड लोड द डेटा फ्रॉम देयर इनटू एक्यूमुलेटर, राइट? LD जहां भी लिखा होगा इसका मतलब एक्यूमुलेटर में लोड होगा, और जहां पे ST लिखा होगा स्टोर के लिए, वहां एक्यूमुलेटर से वो एड्रेस में जाएगा डेटा, ठीक है? LD का मतलब है एड्रेस से डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा, और ST का मतलब है डेटा आपका एक्यूमुलेटर से एड्रेस पे जाएगा, जो एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया। ऑलराइट, LDD 436 का मतलब है लोड्स वैल्यू ए वैल्यू लोड कर ली, कहाँ? एक्यूमुलेटर में ले गया, इस एड्रेस से वैल्यू लेके। फॉर एग्जांपल दैट एड्रेस इज ए। देखिए ये हाई लेवल लैंग्वेज में हम वेरिएबल यूज करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज में एड्रेस से यूज करते हैं, ठीक है? ओके, ऐड कमांड क्या करती है? जो लोकेशन आपने मेंशन की है वहां पे डेटा को एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करती है और एक्यूमुलेटर को अपडेट करती है, राइट? जैसे देखिए ऐड 436 पे जाएंगे, जो भी डेटा पड़ा है, लाइक 20 इसके से डिपिक्ट कर रहे हैं, 437 का डेटा, नॉट 437 का डेटा आप ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर को अपडेट करते हैं, ठीक है? ओके, इस स्टेटमेंट का मतलब है स्टोर एट 612, स्टोर द करंट कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर एट दिस लोकेशन 612, राइट? ये साथ आपको कमेंट किए भी। अब आप क्या कर रहे हैं, 436 के कंटेंट्स प्लस 437 के कंटेंट्स ऐड करके इस लोकेशन पे स्टोर कर रहे हैं, और वो लोकेशन एक्स जैसे दोनों का डेटा स्टोर ऐड करके यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वही चीज़ है ना ये। अब इसी तरह ये आप देख लें, फिर वैल्यू ए की वैल्यू लोड की, फिर बी में ऐड किया, फिर उसका रिजल्ट आपने 613 पे स्टोर, अब ये नए वेरिएबल में किया लाइव। अब कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? देखिए सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए प्लस बी एक्स, मैंने कहा था ए प्लस बी लिखने के दोबारा कैसे होता है, यहाँ पे एक्स भी लिख रहे हैं दोनों की जगह पे, यही काम यहाँ पे करेंगे। ए और बी में जहाँ आप वैल्यूज को एक्यूमुलेटर में ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उनको निकाल दें। देखिए ए और बी की वैल्यू, ये दोबारा से ए बी की वैल्यू, सो लाइन नंबर 4 एंड 5 आर सरप्लस, इनकी जरूरत नहीं, ठीक है ना? वही काम तो पहले हो रहा है, तो आप इसकी जगह पे आप सिर्फ ये ए और बी तो एक्स में आ गए ना, तो यहाँ पे आप एक्स यूज कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू सी में ऐड करें, और वैसे भी ये आपका एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू आ चुकी है, ये स्टोर भी होगी, रिजल्ट इसके अंदर है। तो लाइन नंबर 3 के बाद आप लाइन नंबर 6 भी लिख देंगे ना, तो वही चले, वैसे ही चलेगा। एड्स वैल्यू सी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऐड होगी और एक्यूमुलेटर को अपडेट कर देगा, एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी इन दोनों का सम है बस। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ वन लाइन टू कनेक्ट ईच। ओके, ये टिपिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, तो जिसके साथ मैच करता है उसको जरा देखिए।
मल्टीटास्किंग, इसका तरीका होता है एक दफा पढ़ लें। मल्टीटास्किंग, पेजिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, स्केजुलिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। अब आप इनको पढ़ लें। यूजिंग सेकेंडरी स्टोरेज टू सिमुलेट एडिशनल मेन मेमोरी। आपकी सेकेंडरी स्टोरेज लाइक डिस्क को वो यूज करता है जैसे वो मेन मेमोरी को यूज करता है, लाइक रैम। तो ये कौन सी मेमोरी है जो इस तरह यूज करती है, उस वजह से वो आपका डेटा जल्दी रीड होता है, जल्दी राइट होता है। इनमें से मल्टीटास्किंग नो, पेजिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग भी नहीं है ये, स्केजुलिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, बट डायरेक्टली वर्चुअल मेमोरी, ये जो कि मेमोरी की बात होती है तो वर्चुअल मेमोरी उसके साथ अटैच होती है। मैनेजिंग द प्रोसेसेस रनिंग ऑन सीपीयू, सीपीयू के प्रोसेसेस जो रन हो रहे हैं उनको मैनेज करते हैं। तो मैनेज कौन करता है? इंटरप्ट हैंडलिंग तो नहीं है, पेजिंग भी नहीं है, स्केजुलिंग हो सकता है, स्केजुलिंग ये मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे अटैच नहीं होंगे, इनमें से कोई एक्स्ट्रा भी होगा। कितने? ये 3 and 3 6 है और इधर 5 है। ठीक है, ओके। मैनेजिंग एग्जीक्यूशन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स दैट अपीयर टू रन एट द सेम टाइम, यस, मल्टीटास्किंग। ठीक है, that appear to run, this appear is very crucial because it means that actually this is not the case, it just appears, it just appears. Next statement, location, locating non-contiguous blocks of data and relocating them. Does this statement has anything to do with these terms? Paging, maybe. वर्चुअल मेमोरी ऑलरेडी यूज हो चुका, तो ये मेमोरी से रिलेटेड है, इसको फिलहाल इग्नोर कर दिया। ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर रूटीन व्हेन अ सर्विस इज रिक्वायर्ड, किस चीज को हम सर्विस करते हैं? स्केड्यूलिंग को सर्विस करते हैं, वर्चुअल मेमोरी इंटरप्ट को करते हैं, पेजिंग, यस, इंटरप्ट इज ऑलवेज सर्विस्ड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग कंट्रोल जो आपका कंट्रोल चेंज कर देता है, इंटरप्ट इज सो पावरफुल सिग्नल दैट इट कैन चेंज द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम। तो ये इंटरप्ट हैंडलिंग इसके साथ मैच होगा। The last one is reading, writing same size blocks of data from or to secondary storage when required. Reading, writing. Is anything left? Same size. Yes, paging. Last तो वैसे ही आपको पता है. Same size block. Same size blocks are called pages. So ये paging technique. Paging, you know, is a memory management technique. इसके साथ मैच हो. ठीक है. ये left over है. Locating non-contiguous blocks. Second part of this question. Explain how an interpreter executes a program without producing a complete translated version of it. Right? Explain how interpreter executes a program. You know, if there is difference between interpreter and compiler, both have the same purpose. They execute the program and program is converted to machine code. But the way they work is different. Right? How interpreter executes. Interpreter, you know, executes the code line by line, while compiler it translates the program in one go. Interpreter different है. अब ये इसका अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, it takes one, right? It takes one line or one piece of code, checks it for errors. If there is an error, it stops executing it. It doesn't execute. It asks the programmer to correct the error, and then it will go further. So it does it very slowly, right? It compares the commands, the variables, things with the dictionary of the components already stored in the library. ठीक है, उन सबको एक करके चेक करता है, इसकी डिटेल आपने करनी है. Another question is explain why reverse polish notation is used to carry out the evaluation of expressions. Okay, why this is used? Because reverse polish notation actually it checks the expression from left to right in a sequence and without using brackets. It is so strong in keeping the sequence that it reads and it evaluates the expression very accurately.
स्पेशली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन आप यूज करें, राइट। So second part, identify with reasons a data structure that could be used to evaluate an expression in RPN. अब हमने डेटा स्ट्रक्चर बताना है। डेटा स्ट्रक्चर, the examples of data structure, array तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हो गया। जो डायनामिक है उनमें स्टैक, क्यू और लिंक्ड लिस्ट, तीन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, जो आपने अब तक पढ़े, बाकी तो P4 में आते हैं। P3 तक आपको ये तीन हो गए, स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, और पेपर 2 में आपने एरे पढ़ा। इनमें से कौन सा है जो सूटेबल है आरपीएन के, और उसकी रीजन आपने बताया। इसके लिए स्टैक है, ठीक है। रीजन ये है कि स्टैक जिस प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दैट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, और आरपीएन भी इसी को फॉलो करता है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है, वो भी इसी को करता है। जो आप लास्ट में एक्सप्रेशन लेता है उसको पहले वो सॉल्व करता है, ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसलिए वो उसको मैच करता है, राइट। इन फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ आरपीएन, you must be familiar with the methods that convert this infix to reverse polish notation, and this is the other way around, reverse polish notation to infix. Infix क्या होता है? नॉर्मल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको आरपीएन में कन्वर्ट करती है, यानी रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ठीक है। रिवर्स पॉलिश नोटेशन क्या होता है? वो इस तरह का होता है, इसमें ब्रैकेट्स हैं, इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। अब मेथड जो इसके यूज करते हैं वो बाइनरी ट्री करते हैं और उसके बाद ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, ठीक है। अब वो मेथड आपको आना चाहिए, वो इस वक्त हम मेथड को सारा डिफाइन नहीं कर सकते इतने कम टाइम में, बट वो मेथड आपने फॉलो करना है, ठीक है। और उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे इस तरह के फॉर्म में, नॉट एग्जैक्टली दिस बट इससे रेलेवेंट जो फॉर्म है, मेथड यूज करेंगे। इसी तरह रिवर्स पॉलिश नोटेशन से वापस इनफिक्स में करने के लिए अब स्टैक मेथड यूज करते हैं, अब स्टैक यूज करेंगे, स्टैक का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो आरपीएन इज सेम एज पोस्ट फिक्स, ये इनफिक्स है, इसको पोस्ट फिक्स भी कहते हैं, और पोस्ट फिक्स से वापस इनफिक्स में आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी पोस्ट फिक्स में रिवर्स पॉलिश नोटेशन में दिया हुआ है। इसमें आपने वेरिएबल्स की जगह पे इनका डेटा पुट करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स में और फिर डेटा पुट करके देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद ये भी आपने मैच करना है, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। मल्टीटास्किंग पेजिंग ये एग्जैक्टली उसी तरह वही वाला एक्चुअली रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये तो एक्चुअली कर चुके हैं, ये भी बस आगे रिपीट हो रही है। कुछ क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन हैं वो आप रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। ये टॉपिक्स हैं, इसके अलावा जो दूसरे कुछ एक नया टॉपिक भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हम कल उसको भी करेंगे, ठीक है। विल डू सम रेलेवेंट क्वेश्चंस। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।